Good morning friends, I am HS Radna. Welcome to my YouTube channel संज्ञान प्रतियोगी संस्थान। सो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे एक तो 30 और 31 जुलाई के करंट अफेयर्स की और एक अगस्त के करंट अफेयर्स की, यानी आज की। तो देखिए दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। हम बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर, तो देखिए आज हम 60 डेज चैलेंज की क्लास नहीं ले पाएंगे क्योंकि 3 दिन का करंट अफेयर्स बहुत ज़्यादा है। उसके बाद हम रेगुलर करंट अफेयर्स की पर डे क्लास देते रहेंगे क्योंकि अभी हम 3-3 दिन में क्लास डालते हैं तो उसमें काफ़ी टाइम लग जाता है, 6-7 घंटे लगते हैं। तो दोस्तों आप पूरा वीडियो देखा करो और यदि आपको जानकारी सूटेबल लगे, आपको अपने एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट लगे, वैसे तो मैं कह रहा हूँ यूपीएससी, आरपीएससी जो भी एग्जाम में करंट अफेयर्स आएगी, पटवार, पुलिस जो भी कुछ है, उसके लिए बहुत ज़्यादा मैटर है, काफ़ी सफिशिएंट है, आपकी नॉलेज काफ़ी हद तक इम्प्रूव हो जाएगी दोस्तों। तो देखिए हम बात करते हैं सबसे पहले आज 30-31 जुलाई और 1 अगस्त के करंट अफेयर्स बाय HSR संज्ञान प्रतियोगी संस्थान। तो देखिए हम आगे बढ़ते हैं तो पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला है आपके सामने दोस्तों। तो देखिए हाल ही में लखनऊ निगम ने किसके नाम पर चौका चौराहा का नाम रखा है। दोस्तों लखनऊ में चौका चौराहा है, उसका क्या नाम बदला गया है, तो अब नया नाम क्या रख दिया है, कौन से व्यक्ति के नाम पर रखा गया है, ये आपको बताना है। तो दोस्तों ये आपका यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी लालजी टंडन के नाम पर, जो अभी मध्य प्रदेश के क्या रहे थे, गवर्नर रहे थे, राज्यपाल रहे थे, लेकिन हाल ही में उनका निधन हो गया। तो आपको ध्यान रखना है लखनऊ में चौका चौराहा है, उसका नाम क्या रख दिया, लालजी टंडन। बात करते हैं लखनऊ, तो लखनऊ की चिकन की कढ़ाई प्रसिद्ध है दोस्तों। लखनऊ को नवाबों का शहर कहते हैं। और दूसरी बात आपको एक ध्यान रखनी है कि यूपी की हम बात करते हैं तो सीएम कौन है दोस्तों, योगी आदित्यनाथ। गवर्नर कौन है, आनंदीबेन पटेल। कैपिटल लखनऊ है, ये आपको ध्यान रखना है। और काकोरी कांड के लिए भी यूपी फेमस है। काकोरी कांड 1925 में हुआ था, जिसमें एक तो राम प्रसाद बिस्मिल थे, अशफाक करके एक मोमडन भी थे, अशफाक अब्दुल्ला, ठीक है। और दोस्तों उसमें चंद्रशेखर आज़ाद, इन्होंने सहारनपुर से मतलब लखनऊ टू सहारनपुर जो ट्रेन जा रही थी उसे भी लूटा था। तो 1925 आपसे पूछ लिया जाएगा काकोरी कांड, ठीक है। तो देखिए आगे हम बढ़ते हैं दोस्तों। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं तो संयुक्त राष्ट्र की हालिया पॉलिसी ब्रीफ के अनुसार लॉकडाउन के दौरान नई दिल्ली में नाइट्रोजन ऑक्साइड का स्तर कितने प्रतिशत तक गिर चुका है। तो दोस्तों अभी क्या हुआ है भाई, लॉकडाउन आपको पता ही है काफ़ी लंबे समय से चला था और इस दौरान हर देश में नाइट्रोजन ऑक्साइड का जो स्तर है वो डाउन हुआ है। तो दिल्ली में कितना % तक गिर गया है, तो ये आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर कितना हो जाएगा, 70%। तो 70% डाउन हो गया है नाइट्रोजन ऑक्साइड। नाइट्रोजन ऑक्साइड आप जानते ही हो NO2 होता है दोस्तों, ठीक है। आगे हम दिल्ली की बात हम कई बार कर चुके हैं। यहाँ के LG केंद्र शासित प्रदेश है दोस्तों दिल्ली। तो यहाँ पर लेफ्टिनेंट गवर्नर होता है उपराज्यपाल, वो है अनिल बैजल। और यहाँ के CM कौन है दोस्तों, यहाँ के CM अरविंद केजरीवाल, आप सभी जानते हो। उसके बाद हम बात करते हैं दिल्ली की। तो दिल्ली को भारत की राजधानी बनाया गया था, 1911 में घोषणा की गई थी और 12 में काम प्रारंभ हो गया था। कोलकाता से दिल्ली लाया गया था, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। NCR नेशनल कैपिटल रीजन कब बनाया गया था, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, तो 1991 में, ये आपको ध्यान रखना। इसके बाद हम आगे बात करते हैं दोस्तों। तो देखिए क्वेश्चन नंबर हम 3 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, तो देखिए प्रवीण जगन्नाथ किस देश के प्रधानमंत्री हैं। तो दोस्तों हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है जो प्रवीण जगन्नाथ से मिले हैं। तो ये कौन से देश के PM हैं ये आपको बताना है। तो दोस्तों यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा मॉरिशस। मॉरिशस के प्रधानमंत्री हैं
और हम बात करते हैं तो मॉरिशस में दोस्तों आपको सुनकर के अचंभा आएगा कि मॉरिशस में लगभग 68% क्या रहते हैं, इंडियन रहते हैं दोस्तों। यानी भारत के लोग ही वहाँ जा करके बस गए और लगभग 60% आबादी वहाँ पर इंडियंस की है। प्रवीण जगन्नाथ भी इंडियन मूल के ही हैं, आपको ये ध्यान रखना है। मॉरिशस की कैपिटल क्या है दोस्तों, पोर्ट लुइस यहाँ की क्या है, कैपिटल। इतना आपको ध्यान रखना है। इसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ हम चलते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से किसने AIIB के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की 5वीं बैठक में भाग लिया है। तो AIIB क्या है दोस्तों, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, ठीक है। तो इसका गठन तो हुआ था दोस्तों AIIB का 2016 में ये बैंक बना था। इसका हेडक्वार्टर बीजिंग में है, चाइना की कैपिटल में। अच्छा, चाइना की मुद्रा क्या है, तो दोस्तों चाइना की मुद्रा आप कभी भी युआन नहीं करें, यहाँ की मुद्रा क्या है, रेनमिनबी है, रेनमिनबी, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं तो देखिए यहाँ पर अभी AIIB का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, बीजिंग में। इसके अध्यक्ष कौन है, अभी दोबारा से जिन लिकुन बन गए हैं दोस्तों, जिन लिकुन, ठीक है। तो इसकी 5वीं वार्षिक बैठक हुई है, उसमें किसने भाग लिया है, तो भारत की वित्त मंत्री, फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ठीक है। तो भारत की वित्त मंत्री कौन है, निर्मला सीतारमण, इन्होंने यहाँ पर भाग लिया है। तो आपको ये ध्यान रखना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। क्वेश्चन तो देखिए आपको ये मैं बता चुका हूँ, AIIB की स्थापना 2016 में हुई थी। हेडक्वार्टर कहाँ पर है, बीजिंग में है। अध्यक्ष कौन है, जिन लिकुन है, ठीक है। तो आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ हम चलते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से यमुना नदी की कौन सी सहायक नदी नहीं है। दोस्तों यमुना नदी की बात क्यों हुई है यहाँ पर, तो दोस्तों यमुना नदी में जो अमोनिया है उसका लेवल काफ़ी बढ़ गया है। अमोनिया NH3 होता है दोस्तों, अमोनिया आप जानते ही हो, NH3, ठीक है। तो अमोनिया का लेवल यहाँ पर बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। तो इसलिए इसकी आपसे एक तो यमुना नदी का उद्गम कहाँ से होता है, तो दोस्तों यमुना नदी का जो उद्गम होता है वो यमुनोत्री से होता है, हिमालय में यमुनोत्री ग्लेशियर से। फिर ये प्रयागराज में आकर के, प्रयागराज यानी जो पुराना नाम क्या था, इलाहाबाद, प्रयागराज में आकर के गंगा में मिल जाती है। इसकी सहायक नदी चंबल भी है दोस्तों। चंबल कहाँ से निकलती है, जानापाव की पहाड़ियाँ हैं मध्य प्रदेश में। जानापाव की पहाड़ियाँ मध्य प्रदेश, महू डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है मध्य प्रदेश में। तो वहाँ से चंबल का उद्गम होता है। फिर चंबल है जो उसके बाद कहाँ पर आ जाती है दोस्तों, मध्य प्रदेश के बाद राजस्थान में 84गढ़ से प्रवेश करती है। 84गढ़ से राजस्थान प्रवेश करती है। उसके बाद एक बांध तो मध्य प्रदेश में बना हुआ है चंबल पर, गांधी सागर। यदि आप राजस्थान की कोई तैयारी कर रहे हो तो आपको बहुत काम आएगा। गांधी सागर मध्य प्रदेश में बना हुआ है। फिर उसके बाद चित्तौड़गढ़ में है राणा प्रताप सागर। राणा प्रताप सागर के बाद कौन सा है दोस्तों, जवाहर सागर है। जवाहर सागर के बाद कोटा बैराज है। तो ये 4 बांध बने हुए हैं, 3 राजस्थान में और एक मध्य प्रदेश में। ये चारों बांध 100 किलोमीटर की डिस्टेंस में है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों। तो चंबल कहाँ पर, इटावा के पास यूपी में यमुना में मिल जाती है। बेतवा भी दोस्तों इसकी सहायक नदी है। तो दोस्तों सिंध भी इसकी सहायक नदी है। सिंधु अलग है दोस्तों। सिंधु तो कहाँ पर जाती है, सिंधु तो भाई भारत में 11 से 14 किलोमीटर बहती है। उसके बाद पहुंच जाती है पाकिस्तान में, पाकिस्तान से होती हुई अरब सागर में गिरती है सिंधु नदी। लेकिन सिंध है जो यमुना की सहायक नदी है, बेतवा भी है, चंबल भी है। तो ये आपको ध्यान रखना है, पंपा नहीं है। तो आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, ठीक है। आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में पूर्वोत्तर भारत का पहला मैन होल क्लीनिंग रोबोट बेनीकूट कौन से राज्य को मिला है। तो दोस्तों क्लीनिंग, साफ सफाई के लिए, जैसे सीवरेज होते हैं, सीवरेज नाले होते हैं जिसमें गंदा
मल मूत्र वगैरह बहता है उसे सीवरेज बोलते हैं। तो उनकी साफ सफाई के लिए क्या बेनीकूट रोबोट डेवलप किया गया है, जो पूर्वोत्तर में अभी किसे दिया गया है, असम राज्य को दिया गया है। ठीक है, गुवाहाटी को, मेनली गुवाहाटी शहर के लिए है। तो आपसे राज्य पूछा जाए तो असम, बाकी शहर गुवाहाटी है दोस्तों। ठीक है, तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि भारत में सीवरेज एक्ट कब का है। तो भारत में सीवरेज एक्ट है 1993 का, फिर उसमें अमेंडमेंट हुआ था 2008 में। ठीक है, इस तरीके से फिर 2015 में भी उसमें काफ़ी अमेंडमेंट हुआ है। तो भारत में क्या है कि कुछ लोग होते हैं जो नालों में अंदर उतर जाते हैं, सीवरेज को साफ करते हैं, डेथ भी हो जाती है। इस वजह से काफ़ी रिस्ट्रिक्शंस भी लगे हुए हैं इस पर, ये ध्यान रखें। तो अब रोबोट वगैरह से क्लीन किया जाएगा, ये ध्यान रखने योग्य बात है। तो आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा असम। असम की बात करते हैं दोस्तों, तो असम के सीएम कौन है, एसएस सोनवाल। असम की जो कैपिटल है वो दिसपुर है। असम के राज्यपाल जगदीश मुखी हैं। असम का जो फेमस नृत्य है वो बिहू है दोस्तों। ठीक है, अम्बुबाची मेला भी लगता है असम में, पूछा जाता है कई एग्जाम्स में। अम्बुबाची मेले का आयोजन कहाँ पर होता है, असम में होता है। असम में जो नेशनल पार्क हैं 2 फेमस हैं, आपको ये ध्यान रखना है। एक तो है काजीरंगा नेशनल पार्क, जो सिंगल हॉर्न राइनोर के लिए प्रसिद्ध है, यानी एक सींग वाले गैंडों के लिए प्रसिद्ध है। फ्लड आया हुआ है तो काफ़ी राइनोर भी वहाँ पर मरे हैं, तो इसलिए फेमस है, आपसे पूछा जाएगा। एक मानस नेशनल पार्क भी है दोस्तों वहाँ पर, मानस राष्ट्रीय उद्यान भी। एक आपको वन्यजीव अभ्यारण्य भी ध्यान रखना है, क्योंकि वहाँ पर अभी खनन वगैरह के लिए मंजूरी दी गई थी, इसलिए वो चर्चा में है। दहिंग पटकाई अभ्यारण्य करके है दोस्तों, वो भी आपको ध्यान रखना है। तो असम के बारे में इतना आपको ध्यान रखना चाहिए। आगे हम बात करते हैं, तो देखिए क्वेश्चन नंबर हम बात करते हैं दोस्तों 7। अरेलिस में ग्रीन कवर बढ़ाने के लिए एरियल सीडिंग कौन से राज्य में की गई है। तो दोस्तों एरियल सीडिंग क्या होती है ये, तो एरियल सीडिंग में क्या होता है, जैसे कोई ड्रोन वगैरह होता है, ड्रोन से बीज गिरा जाता है कहाँ पर, जिस भी भूमि पर गिरना हो। तो ये वनारोपण के लिए किया गया है एरेलिस में ग्रीन कवर बढ़ाने के लिए। तो ये फरीदाबाद हरियाणा में किया गया है दोस्तों, क्योंकि वहाँ पर अरावली में वन वगैरह बिल्कुल खत्म हो चुके हैं। तो वहाँ पर वृक्षों को, अब वर्षा ऋतु चल रही है, तो वृक्षों को दोबारा से वहाँ पर उत्पन्न करवाने के लिए कौन सी एरियल सीडिंग की गई है। तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कौन सा है, हरियाणा। हरियाणा में कौन सी डिस्ट्रिक्ट, मेनली फरीदाबाद क्षेत्र में। हरियाणा की कैपिटल आप जानते ही हो, पंजाब और हरियाणा की चंडीगढ़ है। चंडीगढ़ एक केंद्र शासित प्रदेश भी है दोस्तों। और हरियाणा के जो सीएम हैं मनोहर लाल खट्टर हैं, और यहाँ के जो गवर्नर हैं वो हैं दोस्तों देव नारायण आर्य करके हैं, आप देख लेना थोड़ा सा। इसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। तो देखिए हाल ही में टर्की संसद ने सोशल मीडिया कानून को मंजूरी दे दी है। तो टर्की की राजधानी क्या है। तो दोस्तों क्या किया गया है कि वहाँ पर जैसे फेसबुक है, व्हाट्सएप वगैरह है, इनके लिए सोशल मीडिया जो कानून है उनको क्या मंजूरी दे दी गई है टर्की संसद ने। और लेकिन ये कहा गया है कि आप अगेंस्ट कुछ न फैलाएं, अन्यथा जैसे हमारे नियमों के खिलाफ न जाएं, अन्यथा हम वहाँ पर क्या नेट की स्पीड वगैरह स्लो कर देंगे, ये बातें कही गई है। तो आपको ध्यान रखना है यहाँ पर कि टर्की की कैपिटल क्या है। तो टर्की की कैपिटल क्या है, अंकारा है, अंकारा। अच्छा बाकू कहाँ की है दोस्तों, बाकू है अजरबैजान की, अजरबैजान की कैपिटल है बाकू। और 2019 का गुट निरपेक्ष सम्मेलन का आयोजन बाकू में ही हुआ था, अजरबैजान की राजधानी में, ये ध्यान रखना है। असिस्टेंट मैनेजर का पेपर हुआ था एक नवंबर के आसपास, नहीं ये हुआ था दोस्तों जुलाई के आसपास, जुलाई 2020। वहाँ भी पूछ लिया गया था कि भाई गुट निरपेक्ष सम्मेलन कहाँ पर हुआ था। तो ये हुआ था बाकू अजरबैजान। और लीमा दोस्तों कहाँ की है, लीमा है पेरू की राजधानी है। और पोर्ट लुइस कहाँ की है, मैंने अभी बताया था थोड़ी देर पहले, मॉरिशस की है। तो
टर्की की जो कैपिटल है वो अंकारा है, और टर्की की जो मुद्रा है वो लीरा है, लीरा। टर्की की मुद्रा क्या है दोस्तों? लीरा है, आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बाद हम आगे बात करते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। भारत ने किस देश के 300 वर्षीय श्री श्री जोय काली मंदिर का पुनर्निर्माण शुरू किया है? तो भारत ने भाई कौन से देश में जो 300 वर्ष पुराना जोय काली का मंदिर है उसके पुनर्निर्माण में सहयोग किया है? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, ये है बांग्लादेश। तो भारत है जो 97 लाख टका वहाँ पर क्या मदद के लिए दे रहा है, क्योंकि बांग्लादेश की करेंसी क्या है दोस्तों? टका है, और वहाँ की कैपिटल आप जानते ही हो ढाका है, और वहाँ की अभी पीएम कौन है दोस्तों? शेख हसीना। शेख हसीना वहाँ की पीएम है, ये आपको ध्यान रखना है। तो इतना आपको इस क्वेश्चन से ध्यान रखना चाहिए। इसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। संयुक्त राष्ट्र के विश्व वन्यजीव आपराधिक रिपोर्ट के अनुसार किस देश के साथ भारत दुनिया में जब्त किए गए कुल बाघ के अंगों का 82% योगदान देता है? तो दोस्तों एक तो भारत और एक दूसरा कौन सा देश है? थाईलैंड। ये दोनों मिलकर के बाघ के 82% अंगों का योगदान देता है, 82%, ठीक है। आपको थाईलैंड यहाँ पर ध्यान रखना है। तो ये आपको ध्यान रखना है, संयुक्त राष्ट्र के विश्व वन्यजीव आपराधिक रिपोर्ट के अनुसार ये बताया गया है, ठीक है। अब हम बात करते हैं दोस्तों, कुछ पॉइंट होते हैं जो इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं, उनके बारे में हम बात करते हैं। तो देखिए हम सबसे पहला पॉइंट देखेंगे, विश्व हेपेटाइटिस दिवस 2020। तो विश्व हेपेटाइटिस दिवस कब मनाया जाता है? आपको एक बात तो ये ध्यान रखना। तो हेपेटाइटिस दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? ये 28 जुलाई को मनाया जाता है। और हेपेटाइटिस लीवर पर सूजन वगैरह आ जाता है तो उसे ही क्या कहते हैं दोस्तों? हेपेटाइटिस कहते हैं, ठीक है। हेपेटाइटिस बी इसमें सबसे खतरनाक डिजीज है, ये आपको ध्यान रखना है। तो देखिए हम यहाँ पर देखते जाते हैं। तो देखिए प्रत्येक वर्ष 28 जुलाई को विश्व हेपेटाइटिस दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष की थीम क्या रखी गई है दोस्तों? इस वर्ष की थीम रखी गई है कि गुम हुए लाखों लोगों को खोजना। हेपेटाइटिस के कारण जो गुम हो गए लाखों लोग, उनको खोजना। इसका मतलब आगे गुम नहीं होने चाहिए, आगे इस बीमारी से नहीं मरने चाहिए। तो देखिए फाइंड द मिसिंग मिलीनियर्स, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद हम आगे बात करते हैं। तो देखिए यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, इस दिवस का उद्देश्य हेपेटाइटिस ए, बी, सी, डी और ई नामक संक्रामक रोगों के बारे में वैश्विक जागरूकता बढ़ाना तथा हेपेटाइटिस की रोकथाम, निदान एवं उपचार को प्रोत्साहित करना है। दोस्तों ये दिवस क्यों मनाए जाते हैं? जैसे हेपेटाइटिस दिवस मनाया जा रहा है तो इस बीमारी के बारे में लोगों को जागरूक करना कि भाई किस वजह से ये बीमारी होती है, इसका उपचार क्या है, निदान क्या है। इसके लिए ये मुख्य रूप से कोई भी दिवस इसी लिए मनाया जाता है, लोगों को जागरूक करने के लिए। तो देखिए आगे हम इसमें बात करते हैं दोस्तों, एक एक पॉइंट यहाँ पर क्लियर करते हैं। तो देखिए दुनिया भर में वायरल हेपेटाइटिस के कारण वार्षिक तौर पर लगभग 1.3 मिलियन मौतें होती हैं। वहीं 300 मिलियन लोग इस बीमारी के साथ जीवन जी रहे हैं, किंतु वे अपने संक्रमण की स्थिति से अनजान हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए वार्षिक कितनी मौतें होती हैं हेपेटाइटिस के कारण? 1.3 मिलियन यानी 13 लाख मौतें हर वर्ष होती हैं। करीब 300 मिलियन लोग इस बीमारी से क्या हो रहे हैं? जी रहे हैं। 300 मिलियन लोग जी रहे हैं दोस्तों इस बीमारी, क्योंकि उनको संक्रमण का पता ही नहीं है, ठीक है। तो बताया जाता है इसमें। आगे हम बात करते हैं। तो देखिए वर्ष 2016 में विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने वर्ष 2030 तक हेपेटाइटिस को खत्म करना नामक अभियान शुरू किया था। WHO की बात करते हैं, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है। इसका हेडक्वार्टर जेनेवा में है, स्विट्जरलैंड में, ठीक है। और इसके अभी अध्यक्ष कौन हैं? तो
टेड्रोस करके, टेड्रोस इसके अध्यक्ष हैं। हेडक्वार्टर आपको पता ही है कहाँ पर है, स्विट्जरलैंड, और 1945 में इसका गठन हुआ था। तो दोस्तों इसका टारगेट क्या था WHO का, कि 2030 तक हेपेटाइटिस को क्या कर देना है, खत्म कर देना है, और इसके लिए अभियान भी चलाया था। दूसरा एम्पैथी ई कॉन्क्लेव। तो देखिए दूसरा एम्पैथी ई कॉन्क्लेव, इसकी बात करते हैं। तो देखिए भारत में विश्व हेपेटाइटिस दिवस के अवसर पर दूसरे एम्पैथी ई कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया। भारत में दूसरे ई कॉन्क्लेव का क्या किया गया, एम्पैथी कॉन्क्लेव का दोस्तों आयोजन किया गया। और भारत में जो दूसरा एम्पैथी ई कॉन्क्लेव जो हेपेटाइटिस को लेकर के आयोजित किया गया था, उसकी थीम क्या थी दोस्तों, इसकी थीम भी आपको देखनी है। तो देखिए इस ई कॉन्क्लेव की थीम कोविड-19 के समय अपने लीवर को सुरक्षित कर रखना, जो विशेष रूप से कड़ी परीक्षा की इस घड़ी में बहुत उपयुक्त एवं महत्वपूर्ण है। इसमें यही बताया गया लोगों को, इसका जो थीम का मतलब विषय, क्या विषय था दोस्तों, कि भाई कोविड-19 के कारण भाई ज़्यादातर डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं, जो भी स्टाफ है, सब किस में लगा हुआ है, कोविड-19। तो इस कोविड-19 के दौरान क्या करना है, अपने लीवर को सुरक्षित रखना है, ये थीम रखी गई है भारत में जो सेकेंड एम्पैथी ई कॉन्क्लेव का आयोजन हुआ था उसमें। ठीक है, आगे हम बात करते हैं दोस्तों। तो सेकेंड हम पॉइंट बात करते हैं, ब्लू पॉपी की बात करते हैं, ब्लू पॉपी। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों ये कुमाऊं हिमालय में, हिमालयी क्षेत्र है, कुमाऊं रेंज है, वहाँ पर क्या है, 3000 से 5000 मीटर की ऊंचाई पर क्या पाया जाता है, ब्लू पॉपी पाया जाता है। इसे ये एक क्या है दोस्तों, ये एक फ्लावर है, एक क्या है, फ्लावर है, जिसे क्या कहा जाता है, क्वीन ऑफ फ्लावर्स, यानी फूलों की रानी कहा जाता है दोस्तों। ठीक है, तो देखिए आपको ये ध्यान रखना है, ब्लू पॉपी को हिमालयी क्षेत्र में कुमाऊं उत्तराखंड से कश्मीर तक 3000 से 5000 मीटर की ऊंचाई पर ये पाया जाता है, को हिमालयी फूलों की रानी भी कहते हैं। हिमालयी फूलों की क्या कहते हैं दोस्तों, इसे रानी भी कहते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। आगे हम बात करते हैं। तो देखिए जलवायु परिवर्तन और ब्लू पॉपी जैसी अन्य प्रजातियों के लिए संकट है, ये भी बताया गया है कि भाई जलवायु परिवर्तन के कारण क्या ब्लू पॉपी और अन्य प्रजातियों को क्या हो रहा है, खतरा है। आगे हम इसमें बात करते हैं दोस्तों ब्लू पॉपी के बारे में। तो देखिए देखिए हाल ही के एक अध्ययन पर आधारित बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया है के प्रकाशन में पश्चिम हिमालय विविधता की पेरीग्लेशियल वनस्पति और जलवायु परिवर्तन भेद्यता में कमजोर पेरीग्लेशियल प्रजातियों एवं उनके जीवित रहने की रणनीति का क्या किया गया, विवरण किया गया। दोस्तों BSI की रिपोर्ट आई है। BSI क्या है, बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया। इसमें ये कहा गया है जैसे ब्लू पॉपी है, पेरीग्लेशियल जो मतलब ग्लेशियर के जो बर्फ में जो क्या होती हैं, जो बर्फ वगैरह में जो पेड़ पौधे हैं, जो प्रजाति हैं, उनके बारे में क्या बताया गया, उनको जीवित रखने की रणनीतियों के बारे में समझाया गया। अब हम बात करते हैं दोस्तों। तो आपको बस यहाँ से एक ही बात ध्यान रखनी है कि ब्लू पॉपी कहाँ पर पाया जाता है, हिमालय में, और हिमालयी फूलों की क्या कहलाता है, रानी। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट दोस्तों। तो देखिए मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है, मौसम। क्या लॉन्च किया गया है दोस्तों, मोबाइल ऐप क्या, मौसम। तो देखिए हम यहाँ पर बात करते हैं। तो देखिए यहाँ पर आपको एक बात ध्यान रखनी होगी कि भाई 27 जुलाई 2020 को केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्री ने भारतीय मौसम विभाग के लिए नॉलेज रिसोर्स सेंटर नेटवर्क और मोबाइल ऐप मौसम लॉन्च किया है। मोबाइल ऐप
किसने, भारत का जो पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय है उसने लॉन्च किया है, ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ से आपको यही बात ध्यान रखना है कि भाई जो मोबाइल ऐप मौसम है ये किसने लॉन्च किया है, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने, भारत के पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने। इसके बाद हम बात करते हैं नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व। ये दोस्तों कहाँ पर है, ये आंध्र प्रदेश का टाइगर रिजर्व है, नागार्जुन श्रीशैलम टाइगर रिजर्व। ये क्या है, सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है। टाइगर रिजर्व की बात करें तो दोस्तों सबसे बड़ा कौन सा है, नागार्जुन सागर। लेकिन राष्ट्रीय उद्यान की हम बात करते हैं तो सबसे बड़ा हेमिस है। हेमिस कहाँ पर है, जम्मू कश्मीर, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों तो सर्वाधिक टाइगर किस में पाए जाते हैं, सर्वाधिक टाइगर पाए जाते हैं पेंच नेशनल पार्क मध्य प्रदेश। पेंच जो टाइगर रिजर्व है, एक्चुअल में टाइगर रिजर्व है मध्य प्रदेश और वो राष्ट्रीय उद्यान भी है, वहाँ पर सर्वाधिक पाए जाते हैं, 526 बताया गया है रिपोर्ट में। उसके बाद दूसरे नंबर पर पेरियार जो नेशनल पार्क है और टाइगर रिजर्व भी है साथ में, उसमें पाए जाते हैं दोस्तों, ठीक है। सर्वाधिक टाइगरों की बात करें तो कहाँ पर पाए जाते हैं दोस्तों, सर्वाधिक टाइगर पाए जाते हैं कर्नाटक में, ठीक है। ये आपको बातें ध्यान रखनी। तो हम नागार्जुन सागर टाइगर रिजर्व की बात करते हैं तो देखिए 28 जुलाई 2020 को भारत सरकार द्वारा जारी भारत में बाघ सह शिकारी एवं शिकार की स्थिति पर नवीनतम रिपोर्ट में इस बात पर जोर दिया गया है कि नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व में बाघों के स्वास्थ्य एवं विकास के लिए शिकार की कमी है। दोस्तों ये बात कही गई है कि जो नागार्जुन सागर टाइगर रिजर्व है वहाँ पर क्या है, जो बाघ हैं उनको खाने की कमी हो रही है, उनको स्वास्थ्य को देखते हुए उनको शिकार कम मिल रही है, इस बात को यहाँ पर बताया गया है, ठीक है। तो इसलिए चर्चा में आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व कौन से राज्य में स्थित है, तो आंध्र प्रदेश में, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। आगे हम इसी की बात करेंगे दोस्तों। तो देखिए NSTR को वर्ष 1978 में अधिसूचित किया गया था तथा वर्ष 1983 में इस प्रोजेक्ट टाइगर के तहत शामिल किया गया, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। NSTR क्या है, नागार्जुन सागर टाइगर रिजर्व। इसको 1978 में तो अधिसूचना दी गई थी और 1983 में ये टाइगर रिजर्व बना दिया गया था। NSTR नागार्जुन सागर टाइगर रिजर्व। वर्ष 1992 में इसका नाम परिवर्तित कर राजीव गांधी वन्यजीव अभ्यारण्य कर दिया था। 1992 में इसका नाम क्या कर दिया था दोस्तों, राजीव गांधी वन्यजीव अभ्यारण्य। नागार्जुन सागर टाइगर रिजर्व कृष्णा नदी के तट पर अवस्थित है तथा आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के 5 जिलों में विस्तारित है। इसका ज़्यादा क्षेत्र आंध्र प्रदेश में पड़ता है, कुछ क्षेत्र कहाँ पर पड़ता है दोस्तों, तेलंगाना में भी पड़ता है। आंध्र प्रदेश की हम बात करते हैं तो दोस्तों आंध्र प्रदेश के CM कौन है, जगन मोहन रेड्डी। कैपिटल क्या है, अभी तो हैदराबाद, ये 2024 से 3 कैपिटल बन जाएंगी, अमरावती, एक विशाखापट्टनम और एक कुर्नूल। जबकि तेलंगाना की बात करते हैं दोस्तों तो तेलंगाना के CM कौन है, चंद्रशेखर राव, और तेलंगाना के गवर्नर कौन है, तमिलिसाई सौंदरराजन, तमिलिसाई सौंदरराजन, ठीक है। कैपिटल क्या है, हैदराबाद, ठीक है। इसके अलावा बहुउद्देशीय जलाशय श्रीशैलम और नागार्जुन सागर में ही अवस्थित है। जो श्रीशैलम जलाशय है दोस्तों ये बहुउद्देशीय जलाशय है, जैसे सिंचाई के लिहाज से भी और पेयजल के हिसाब से भी, वन्य जीवों के हिसाब से भी, तो ये भी नागार्जुन सागर टाइगर रिजर्व के अंदर ही स्थित है, ये भी आपको पता होना चाहिए। आगे बात करते हैं तो देखिए नागार्जुन सागर टाइगर रिजर्व विभिन्न प्रकार के जंगली जानवरों को निवास स्थान है। यहाँ बंगाल टाइगर के अलावा तेंदुआ, चित्तीदार बिल्ली, पेंगोलिन, मगरमच्छ, इंडियन रॉक पाइथन, पक्षियों की असंख्य किस्में पाई जाती हैं। तो दोस्तों नागार्जुन सागर टाइगर रिजर्व में कौन कौन से, यदि आप UPSC कर रहे हो तो इनको अच्छे से ध्यान रखना। इसमें
बंगाली टाइगर होता है, तेंदुआ भी है, पैंथर बोलते हैं जिसे, चित्तीदार यानी जो जिसके चित्ते बने होते हैं वो बिल्लियां हैं, पेंगोलिन है, मगर है, इंडियन रॉक पाइथन है, और पक्षियों की असंख्य किस्में यहाँ पर पाई जाती हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे दोस्तों, तो नेक्स्ट हम किसके बारे में बात करेंगे, जो कुसुम योजना के बारे में बात करेंगे दोस्तों। कुसुम योजना, तो देखिए कुसुम योजना की बात करते हैं तो ये आपसे पूछ लिया जाएगा, ये चर्चा में है इसलिए आपसे पूछा जाएगा कि कुसुम योजना कब शुरू की गई थी। तो ये 2019 में ही दोस्तों ये शुरू की गई थी। वैसे तो ये शुरू तो और भी पहले हो गई थी 2018 के आसपास, लेकिन इसको कार्यान्वित कब किया गया था, 2019 में। तो देखिए प्रधानमंत्री कुसुम योजना फर्जी वेबसाइट संबंधी परामर्श कि फर्जी वेबसाइट संबंधित परामर्श इस पर दावा कर रहे हैं, ठीक है। तो देखिए हाल ही में नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान, कुसुम का फुल फॉर्म क्या है, तो यह है दोस्तों पीएम किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान, ये इसका फुल फॉर्म है, ध्यान रखना। इस योजना के तहत पंजीकरण का दावा करने वाली फर्जी या झूठी वेबसाइटों के विरुद्ध नया परामर्श जारी किया है। कुछ वेबसाइट हैं जिसने क्या कुसुम योजना से संबंधित डेटा वगैरह जारी किया है, तो इसके लिए सख्ती की गई है जो ऊर्जा मंत्रालय है उसने दोस्तों, ठीक है, ये आपको यहाँ से ध्यान रखना है। बात करते हैं दोस्तों, तो देखिए हम आगे बात करते हैं। तो देखिए बीते दिनों में ये बात संज्ञान में आई थी, कुछ वेबसाइट अवैध रूप से पीएम कुसुम योजना के लिए पंजीकरण पोर्टल का दावा कर रही हैं। इन वेबसाइटों के पीछे मौजूद शरारती तत्व आम लोगों को धोखा दे रहे हैं और इन फर्जी वेबसाइट के माध्यम से आम लोगों के डेटा का दुरुपयोग कर रहे हैं, ये ऊर्जा मंत्रालय ने बताया है, ठीक है। तो उनके साथ सख्ती से पेश आएगी गवर्नमेंट, ठीक है। आगे बात करते हैं तो दोस्तों इस योजना का कार्यान्वयन वर्ष 2018 में शुरू हुआ था, 2019 में शुरू हुआ था, और ये योजना लॉन्च कब हुई थी दोस्तों, 2018 में, ठीक है। आपको ध्यान रखना है कुसुम का फुल फॉर्म क्या होता है, किसान ऊर्जा सुरक्षा उत्थान अभियान, ठीक है, कुसुम। तो देखिए शुरुआत मुख्य तौर पर कृषि ऊर्जा आवश्यकताओं की पूर्ति, सौर ऊर्जा के माध्यम से सिंचाई तथा किसानों को बेहतर आम आय सुनिश्चित करने हेतु की गई थी कि भाई किसानों को बेहतर आय, यानी कुसुम योजना के तहत ये कहा गया था कि 2022 तक जो किसानों का एमएसपी मूल्य है वो डबल कर दिया जाएगा। ये सारी बातें इसी के तहत हुई थी। आगे हम बात करते हैं दोस्तों, तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, बंदर कोयला खदान को आवंटन की सूची से बाहर कर दिया गया है। तो दोस्तों आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि जैसे बोली लगाई जाती है, जो माइंस होती हैं, खाने होती हैं, उसको बंदर कोयला खदान है, बंदर कोयला खान, इसको क्या कर दिया गया है दोस्तों, इसको नीलामी से बाहर कर दिया गया है, आवंटन से बाहर ही रख दिया गया है, ठीक है। तो आपको एक तो यहाँ पर ध्यान रखना है कि बंदर कोयला, आपसे पूछा जाएगा बंदर कोयला खान कौन से राज्य में है, तो ये महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र का जिला कौन सा है दोस्तों, महाराष्ट्र का जिला है चंद्रपुर। महाराष्ट्र की बात करते हैं दोस्तों, तो यहाँ के सीएम कौन है, उद्धव ठाकरे। यहाँ के गवर्नर कौन है, भगत सिंह कोश्यारी है। कैपिटल मुंबई है, मुंबई को भारत की आर्थिक राजधानी भी कहते हैं और गेटवे ऑफ इंडिया भी कहलाता है, ठीक है, मुंबई। तो देखिए आगे हम बात करते हैं अपने एक हालिया निर्णय में कोयला मंत्रालय ने कोयला खान अधिनियम 2015 कोल माइंस स्पेशल प्रोविजन एक्ट 2015 के तहत नीलामी के लिए उपलब्ध 41 कोयला खदानों की सूची से बंदर कोयला खदान को हटा दिया गया है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। बंदर कोयला खदान जो कहाँ पर है, महाराष्ट्र के चंद्रपुर जिले में, इसको क्या कर दिया गया है दोस्तों, हटा दिया गया है, हटा दिया गया है।
इस संबंध मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार महाराष्ट्र की ये खादान ताडोबा अंधारी टाइगर रिजर्व, दोस्तों ताडोबा अंधारी टाइगर रिजर्व है जो पारिस्थितिकीय रूप से बहुत इंपॉर्टेंट है। इस कारण से इसको हटा दिया गया है कि यहाँ पर जो ताडोबा जो अंधारी टाइगर रिजर्व है, अब से ये भी पूछा जाएगा कि ताडोबा अंधारी टाइगर रिजर्व कौन से जिले में है या कौन से राज्य में है। तो राज्य महाराष्ट्र हो गया और जिला चंद्रपुर हो गया दोस्तों। यहाँ पर है तो यहाँ पर क्या खादान और होता तो टाइगर रिजर्व पूरा ही खराब हो जाता। इस वजह से इसको अब की बार नीलामी से क्या कर दिया गया है, हटा दिया गया है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट दोस्तों, प्रीतम सिंह की बात करते हैं। प्रीतम सिंह, तो दोस्तों प्रीतम सिंह की बात करते हैं तो ये भारतीय मूल के क्या हैं, राजनेता हैं जो कहाँ पर रहते हैं दोस्तों, सिंगापुर में। भारतीय मूल के राजनेता हैं और सिंगापुर में रहते हैं। तो सिंगापुर में 93 सीटों में से वहाँ की जो पार्लियामेंट की जो आम इलेक्शन हुए थे उसमें क्या हुआ था, इनको 10 सीटें जीती हैं इन्होंने। तो देखिए भारतीय मूल के राजनेता प्रीतम सिंह को हाल ही में सिंगापुर के इतिहास में पहली बार विपक्ष का नेता नामित किया गया है। सिंगापुर में विपक्ष का नेता बना है दोस्तों। तो ये बड़ी बात है क्योंकि ये वहाँ के मूल के भी नहीं है, भारतीय मूल के हैं। 43 वर्षीय प्रीतम सिंह की वर्कर्स पार्टी का नाम क्या है दोस्तों, पूछा जाएगा आपसे कि भाई प्रीतम सिंह जो सिंगापुर में हाल ही में विपक्ष के नेता बने हैं, वहाँ पर विपक्ष की पार्टी का क्या नाम है, या सिंगापुर की विपक्ष की पार्टी आपसे पूछ ली जाएगी प्रीतम सिंह के कारण। तो वर्कर्स पार्टी ध्यान रखनी है। उसने 10 जुलाई को हुए आम चुनाव में कुल 93 सीटों में से 10 संसदीय सीटें जीती हैं। उसकी पार्टी वर्कर्स पार्टी ने कितनी सीटें जीती हैं दोस्तों, 10। ये आपको ध्यान रखना है। आगे हम बात करते हैं तो देखिए जिससे उनकी पार्टी सिंगापुर की संसद में सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी रही है। आगे हम बात करते हैं दोस्तों तो देखिए संपूर्ण विपक्ष का नेतृत्व तो करेंगे। आगे हम बात करते हैं तो दिल्ली में आपको मैंने वैसे तो बता दिया था कि कितना % तक नाइट्रोजन ऑक्साइड का लेवल गिर गया है। तो कितना गिर गया है दोस्तों, 70%। लेकिन आगे विस्तार से देखते हैं यहाँ पर। तो देखिए संयुक्त राष्ट्र ने हाल ही में घोषणा की है कि दिल्ली में कोरोना वायरस महामारी के कारण लागू किए गए देशव्यापी लॉकडाउन के दौरान नाइट्रोजन ऑक्साइड के स्तर में 70% गिरावट दर्ज की गई है। कितना % गिरावट देखी गई है दोस्तों, 70%। बात करते हैं तो देखिए नाइट्रोजन ऑक्साइड क्या होता है, NO2, ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा एक N2O भी होता है दोस्तों, N2O। तो N2 नाइट्रस ऑक्साइड होता है, ये कंफ्यूज मत हो जाना। NO2 तो ग्रीन हाउस गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड। और बात करते हैं हम मीथेन, CH4। मीथेन क्या कहते हैं दोस्तों, CH4, ठीक है, CH4। ये तो है दोस्तों ग्रीन हाउस गैस है। जबकि N2O नाइट्रस ऑक्साइड ये लाफिंग गैस है, हंसाने वाली गैस। तो ये भी आपसे पूछ लिया जाएगा, आपको ध्यान होना चाहिए। तो देखिए 70% गिरावट दर्ज की गई है। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार कई वैज्ञानिक अध्ययनों से पता चलता है कि खराब वायु गुणवत्ता, उच्च कोविड-19 मृत्यु दर के साथ सहबद्धता। देखिए उन्होंने क्या कहा है, साइंटिस्ट का कहना यह है कि नाइट्रोजन ऑक्साइड का लेवल अधिक रहेगा तो खराब वायु गुणवत्ता रहेगी और उससे क्या कोविड-19 की जो फैटेलिटी रेट है, मृत्यु दर है, वो ज़्यादा रहेगी। तो दोस्तों भारत में मृत्यु दर भी लगभग 2.16% के आसपास है। बाकी वर्ल्ड की जो कोविड-19 में फर्टिलिटी रेट है, मृत्यु दर है, वो कितनी है, विश्व स्तर पर 4% से भी ज़्यादा है दोस्तों। 4% से भी क्या है, ज़्यादा है, ठीक है। जबकि भारत में 2.16% के आसपास है। तो भारत की एयर क्वालिटी काफ़ी ठीक बताई गई है, ये आप ध्यान रखें। उनका कहना यह है कि यदि ये ज़्यादा होता नाइट्रोजन का स्तर, ये सारा, तो वहाँ पर भी दिक्कत ज़्यादा आती। तो देखिए आगे हम बात करते हैं तो देखिए
आबादी उन्हें विशेष तौर पर वायरस के प्रति संवेदनशील बना रही है। संयुक्त राष्ट्र ने चेतावनी जारी करते हुए कहा है कि हालांकि महामारी के दौरान ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में भारी गिरावट दर्ज की गई है। तो नाइट्रोजन ऑक्साइड है, मीथेन है और CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 आपको पता ही होगा, ठीक है। तो CO2 है, ये सारी ग्रीन हाउस गैसेज होती हैं दोस्तों, इनमें काफ़ी क्या देखी गई है, गिरावट देखी गई है। आगे हम बात करते हैं तो देखिए बल्क ड्रग और मेडिकल डिवाइस पार्क। आपको दोस्तों यहाँ पर ध्यान रखना है, बल्क ड्रग और मेडिकल डिवाइस पार्क ये कैसे पार्क होंगे दोस्तों। यहाँ पर जो ड्रग्स हैं, दवा हैं, मेडिसिन है, जैसे क्लिनिक वगैरह है, वो सारी बड़े स्तर पर ओपन की जाएंगी, ठीक है। तो देखिए आपको यहाँ पर ध्यान रखना है बल्क ड्रग एवं मेडिसिन पार्क। तो देखिए हाल ही में केंद्र सरकार ने बल्क ड्रग एवं मेडिकल डिवाइस पार्क के विकास के लिए दिशा निर्देश की घोषणा की है। तो दोस्तों आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, ये योजना कब शुरू की जा रही है, 2020 से। आगे आपसे पूछ लिया जाएगा कि भाई बल्क ड्रग एवं मेडिकल पार्क स्कीम कब शुरू की गई, तो 2020। तो देखिए इस योजना के अंतर्गत राज्यों की भागीदारी के साथ अगले 5 वर्षों में 3 बल्क ड्रग और मेडिकल डिवाइस पार्क स्थापित किए जाएंगे। दोस्तों इसमें क्या होगा, जैसे जो उत्तरी भारत के जो राज्य हैं वहाँ पर तो 90% तो पैसा कौन देगी, केंद्र सरकार, 10% राज्य सरकार। बाकी अन्य राज्यों में क्या होगा दोस्तों, अन्य राज्यों में 70% पेमेंट तो केंद्र सरकार करेगी और 30% राज्य सरकार। तो अभी कितने आपको ध्यान रखना है, बल्क जो ड्रग और मेडिकल पार्क अभी कितने स्थापित किए जाएंगे, 3 स्थापित किए जाएंगे, ये आपको ध्यान रखना है। डिवाइस पार्क कितने, 3 स्थापित किए जाएंगे। आगे हम बात करते हैं, केंद्र सरकार राज्यों को अनुदान के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। अनुदान राशि पूर्वोत्तर और पहाड़ी राज्यों के लिए तो 90% रहेगी, बाकी अन्य राज्यों के लिए 70% रहेगी, ये मैं आपको बता चुका हूँ। आगे हम बात करते हैं तो इन पार्क में होगा क्या, तो देखिए इन पार्कों में आम सुविधाएं जैसे सॉल्वेंट रिकवरी प्लांट है, डिस्टिलेशन प्लांट है, पावर एंड स्टीम यूनिट्स हैं, कॉमन एल्फ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट है, ये सारी सुविधाएं यहाँ पर दी जाएंगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं दोस्तों, नेटेस मूर्ति की बात करते हैं। आपसे पूछा जाएगा और यदि आप राजस्थान की तैयारी कर रहे हैं तो इसको जबरदस्त तरीके से याद करें। नेटेस मूर्ति कहाँ पर देखी गई है, कहाँ पर मिली है दोस्तों, तो ये बारडोली के जो मंदिरों का समूह है, बारडोली कहाँ पर है, चित्तौड़गढ़ में। तो बारडोली के जो मंदिरों का समूह है वहाँ पर नेटेस मूर्ति यानी शिव की मूर्ति यहाँ पर देखी गई है। यहाँ पर घाटेश्वर मंदिर भी है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और वर्ष 1998 में भारत से चोरी की गई नेटेस मूर्ति को लगभग 22 वर्षों बाद भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग को सौंप दी गई है। ये चोरी हो गई थी दोस्तों 22 वर्ष पहले, अब दोबारा से भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग, आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया इंग्लिश में कहते हैं दोस्तों, आर्चिकल सर्वे ऑफ इंडिया, आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ASI कब स्थापना हुई थी दोस्तों, 1861 में। और भारतीय पुरातत्व के जनक कौन कहलाते हैं, अलेक्जेंडर कनिंघम। अलेक्जेंडर कनिंघम 1861 में ये बनी थी दोस्तों ASI, आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, यानी भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना कब हुई थी, 1861। और भारतीय पुरातत्व विभाग के या पुरातत्व के जनक कौन कहलाते हैं, अलेक्जेंडर कनिंघम, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। जबकि राजस्थान में पुरातत्व का सर्वेक्षण सबसे पहले किसने किया था, खुदाई वगैरह, ACL कार्लाइल ने। ध्यान रखना, भारत में तो पुरातत्व के जनक कौन कहलाते हैं दोस्तों, अलेक्जेंडर कनिंघम। राजस्थान में 1871 में सबसे पहले पुरातत्वीय सर्वेक्षण या खुदाई किसने की थी, ACL कार्लाइल ने। पूछा जाता है दोस्तों, ठीक है। तो राजस्थान से आप हो
तो आपको ये मूर्ति ध्यान रखनी है। चित्तौड़गढ़ आप जानते ही हो, चित्तौड़गढ़ दुर्ग के बारे में आपने खूब सुना होगा। वहाँ पर 1303 में मेवाड़ का क्या हुआ था, पहला साका हुआ था। मेवाड़ का दूसरा साका 1534 में हुआ था। अच्छा इसमें देखिए गोरा बादल वीरगति को प्राप्त हुए और रावल रतन सिंह भी क्या वीरगति को प्राप्त हो गए थे। पद्मिनी उनकी रानी थी। ये सारी बातें आप जानते होंगे यदि राजस्थान के एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं तो। यदि और दूसरा साका मेवाड़ का कब हुआ था दोस्तों? दूसरा साका मेवाड़ का हुआ था 1534-35 में, जिसमें कर्मावती ने हुमायूं को राखी भेजी थी, वो नहीं आ पाई थी। और तो दूसरा साका आपको ध्यान रखना है 1534-35। और तीसरा साका कब हुआ था? तीसरा साका हुआ था 1567-68 में, जिसमें जयमल तो मेड़तिया थे, कल्लाजी राठौड़ मेड़तिया थे जो 4 भुजाओं वाले लोग देवता के रूप में भी जाने जाते हैं, और फत्ता सिसोदिया भी थे। ये सारे वीरगति को प्राप्त हुए। ये बातें आपको पता होनी चाहिए। अब अपन बात करते हैं तो बारडोली के शिव मंदिर चित्तौड़गढ़ में है, तो चित्तौड़ के बारे में आपको पता होना जरूरी है दोस्तों, ठीक है। अब हम बात करते हैं तो देखिए वर्ष 1998 में भारत से चोरी की गई नटेश मूर्ति को लगभग 22 वर्षों के बाद भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग को सौंप दिया गया है, ठीक है। मूर्ति के बारे में हम बात करते हैं तो देखिए राजस्थान के बारडोली में स्थित घटेश्वर महादेव मंदिर की 10वीं शताब्दी की शिव मंदिर की मूर्ति है। 10वीं शताब्दी की है और ये महामारू शैली में बनी हुई है दोस्तों। महामारू शैली कौन सी है? गुजर प्रतिहार शैली। आपको ध्यान रखना है, महामारू शैली में बनी हुई है। और महामारू शैली कौन सी है? गुजर प्रतिहार शैली। अच्छा, गुजर प्रतिहार की हम बात करते हैं तो गुजर प्रतिहार जो ये है दोस्तों राजपूत हैं, गुजर प्रतिहार, इनका संस्थापक कौन है? गुजर प्रतिहार वंश का संस्थापक कौन है दोस्तों? ये है हरिश्चंद्र। ये आपको ध्यान रखना है। और गुजर प्रतिहार के सबसे प्रतापी शासक नागभट्ट प्रथम भी हुए थे, द्वितीय भी, लेकिन सबसे प्रतापी कौन थे दोस्तों? सबसे प्रतापी शासक थे मिहिर भोज, ठीक है। ये भी आपको पता होना चाहिए। तो देखिए आगे हम बात करते हैं तो देखिए यह लगभग 4 फीट की ऊंचाई के साथ प्रतिहार शैली में एक दुर्लभ बलुआ पत्थर से निर्मित है। बलुआ पत्थर से निर्मित है, बहुत शानदार मूर्ति है, पीले कलर की है दोस्तों, ठीक है। इसके दाहिने पैर के पीछे नंदी का एक सुंदर चित्रण दर्शाया गया है। जो दायां पैर है उस पर नंदी जो शिव जी का वाहन है उसका क्या दर्शाया गया है? चित्रण भी किया गया है। आपसे पूछा जाएगा घटेश्वर मंदिर कहाँ पर है राजस्थान में? तो घटेश्वर मंदिर बारडोली चित्तौड़गढ़ में है दोस्तों। तो देखिए घटेश्वर मंदिर बारडोली के मंदिर समूह में से एक है। इस मंदिर में शिव के नटराज स्वरूप को उत्कीर्ण किया गया है। नटराज का मतलब नृत्य स्थिति में, शिव उसमें क्या करता रहता है? नृत्य करता रहता है। यह मंदिर उड़ीसा शैली से भी मिलता जुलता है दोस्तों, उड़ीसा शैली। बाकी ये कौन सी शैली में है? महामारू शैली या प्रतिहार शैली। महामारू जो प्रतिहार शैली है उसे क्या कहते हैं? महामारू शैली कहते हैं। अब अपन बात करते हैं तो देखिए इसमें अलंकृत मंदिर, तोरण द्वार, शिव का बलिष्ठ रूप आदि इसकी विशेषताएं हैं। अब हम प्रतिहार शैली के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। तो देखिए गुर्जर प्रतिहार एक विशाल साम्राज्य था जिसके अंतर्गत गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश का क्षेत्र आता था। गुर्जर प्रतिहार दोस्तों क्या थे? काफ़ी विशाल साम्राज्य था। कन्नौज को भी इन्होंने राजधानी बनाया था। त्रिपक्षीय संघर्ष में भी गुर्जर प्रतिहारों की जीत हुई थी। त्रिपक्षीय संघर्ष एक तो बंगाल का पाल वंश और दक्कन का राष्ट्रकूट वंश और गुर्जर प्रतिहार, इन तीनों में आपस में चलता रहा था, ठीक है। आगे हम बात करते हैं राजस्थान में जिस क्षेत्रीय शैली का विकास हुआ उसमें गुर्जर प्रतिहार या महामारू कहा गया है। राजस्थान में जिस चित्र शैली का, क्षेत्रीय शैली का जो विकास हुआ है, डेवलपमेंट हुआ है, उसे महामारू शैली या गुर्जर प्रतिहार शैली कहा जाता है। इस शैली के अंतर्गत प्रारंभिक निर्माण मंडोर के प्रतिहार, सांबर के चौहानों तथा चित्तौड़ के मौर्यों ने किया था।
चित्तौड़ में भी मानमुरी का दोस्तों क्या था, शासन था। क्यों? ये मतलब जो चित्तौड़ का किला है, चित्तौड़ दुर्ग है, ये चित्रांगद मौर्य ने बनवाया था। तो ये बात भी आपको पता होनी चाहिए। तो राजस्थान में कौन सी शैली है? प्रतिहार शैली, गुर्जर प्रतिहार शैली, जिसे महामारू शैली भी कहते हैं। इस शैली का उपयोग किस किसने किया था? गुर्जर प्रतिहारों ने भी किया था, मंडोर के प्रतिहारों ने, सांबर के चौहानों ने भी किया था। दोस्तों सांबर के चौहानों की बात करते हैं तो इनका संस्थापक वासुदेव था। और राजस्थान में सबसे पहले किसी भी वंश की स्थापना हुई थी तो सांबर के चौहान वंशों की स्थापना हुई थी 551 ईस्वी में। 551 ईस्वी में वासुदेव चौहान ने स्थापना की थी। शाकंभरी या सांबर के चौहान कहलाते हैं। आगे हम बात करते हैं दोस्तों, तो देखिए इस प्रकार के मंदिरों में कैकिंद का नीलकंठेश्वर मंदिर, किराड़ू का सोमेश्वर मंदिर प्रमुख है। दोस्तों आपसे पूछा जाएगा कैकिंद का नीलकंठेश्वर मंदिर किस शैली में बना हुआ है? तो गुर्जर प्रतिहार शैली या महामारू शैली। किराड़ू का सोमेश्वर मंदिर ये भी किस में बना हुआ है दोस्तों? ये भी प्रतिहार शैली में बना हुआ है। ठीक है, अब अपन बात करते हैं तो, और देखिए किराड़ू को राजस्थान का खजुराहो भी कहते हैं, क्योंकि किराड़ू के जैन मंदिर काफ़ी फेमस हैं और बाकी भारत में खजुराहो मध्य प्रदेश के जैन मंदिर फेमस हैं। आगे हम बात करते हैं तो देखिए इस क्रम को आगे बढ़ाने वालों में जालोर के गुर्जर प्रतिहार रहे हैं और बाद में चौहानों, परमारों और गोयलों ने मंदिर शिल्प को समृद्ध बनाया। जालोर के प्रतिहार और चौहान, परमार, इन सभी ने मंदिर शैली को बढ़ाया था। आगे दोस्तों हम बात करते हैं पंपा नदी के बारे में। आगे हम कौन सी नदी के बारे में बात करेंगे? तो पंपा नदी के बारे में। तो देखिए पंपा नदी के तट से लगभग 1 माह पहले शुरू हुई रेत हटाने की प्रक्रिया पूरी होने वाली है। दोस्तों पंपा नदी क्यों चर्चा में आई है? क्योंकि 1 महीने पहले से ही वहाँ पर से क्या हटाई जा रही है? उसके तट के आसपास से रेत हटाई जा रही है। अब वो प्रक्रिया पूरी हो गई है, इसलिए पंपा नदी क्या है? चर्चा में है, आपसे पूछी जाएगी। ठीक है, तो देखिए पंपा नदी की हम बात करते हैं तो ये केरल में है दोस्तों। पंपा नदी केरल की पेरियार और भरतपुजा के बाद तीसरी सबसे बड़ी नदी है। दोस्तों ये तीनों नदी फेमस हैं, ये मान लीजिए आप। क्यों? पंपा चर्चा में है और भरतपुजा, पेरियार ये भी पूछी जाती है। सबसे बड़ी पेरियार है केरल की नदी, फिर भरतपुजा है, तीसरी पंपा नदी है। पंपा नदी की लंबाई 176 किलोमीटर है। और देखिए ये और भी क्यों इम्पोर्टेंट है दोस्तों? क्योंकि इस नदी के किनारे ही सबरीमाला मंदिर बना हुआ है जो काफ़ी चर्चा में है। वहाँ महिलाओं की एंट्री को लेकर के सबरीमाला मंदिर पर 13 जजों की बेंच भी स्थापित करने की बात की जा रही है। और जो पंपा नदी है इसे दक्षिण की भागीरथी और नदी बारिश के नाम से भी जाना जाता है। दक्षिण की भागीरथी पंपा नदी को कहते हैं, या नदी बारिश भी किसे कहते हैं? पंपा नदी को। अब बात करते हैं तो देखिए दक्षिण की गंगा आपको पता ही होगी दोस्तों, कौन सी है दक्षिण की गंगा? आप कमेंट बॉक्स में डालना, बाकी मैं बता दूंगा आपको। और आगे हम बात करते हैं तो देखिए ये केरल में पश्चिम घाट में पेरुमेटू पठार की पुलचिमलाई पहाड़ी से निकलती है। दोस्तों ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है, यदि आप यूपीएससी दे रहे हो तो आपसे पूछ लिया जाएगा, वहाँ पर पता ही नहीं चलेगा ये क्वेश्चन आया क्यों है। वहाँ पर आएगा पंपा नदी का उद्गम कहाँ से होता है, तो वहाँ ऑप्शन ही ऐसे आते हैं दोस्तों। तो ध्यान रखना पेरुमेटू पठार और पुलचिमलाई पहाड़ियाँ हैं, वहाँ पर पुलचिमलाई पहाड़ियों से उद्गम होता है। नेक्स्ट खबर की हम बात करते हैं तो दोस्तों सुपर खबर है नेक्स्ट भी, माउस लेमूर। तो देखिए माउस लेमूर कहाँ पर देखा गया है? पूर्वोत्तर मेडागास्कर में। तो देखिए हाल ही में पूर्वोत्तर मेडागास्कर के उष्ण कटिबंधीय जंगलों में माउस लेमूर की एक नई प्रजाति खोजी गई है। ठीक है, इसके मुख्य बिंदु हम देखते हैं दोस्तों। तो देखिए
ये प्राणी मेडागास्कर के लगभग सभी क्षेत्रों में पाए जाते हैं, माउस लेमुर। तो आपसे पूछा जाएगा, बढ़िया एग्जाम आप दोगे तो, कि भाई माउस लेमुर कौन से देश में पाए जाते हैं, तो मेडागास्कर। ठीक है, मेडागास्कर दुनिया की प्रमुख जैव विविधता हॉटस्पॉट में से एक है। दोस्तों हॉटस्पॉट आपको पता ही है, विश्व के हॉटस्पॉट हैं उनमें मेडागास्कर भी शामिल है। भारत में कितने हॉटस्पॉट हैं? तप्त स्थल भी बोलते हैं, जैव विविधता तप्त स्थल। पूरे संसार में 34 हॉटस्पॉट हैं दोस्तों। पूरे संसार में कितने हैं? 34 हॉटस्पॉट हैं, जिनमें से 3 भारत में है, पूर्वी हिमालय, पश्चिम घाट और इंडो बर्मन। वैसे क्षेत्र पूछें तो आपको ऑप्शन में ऐसे दे दिया जाए कि भाई पूर्वी हिमालय, पश्चिम घाट, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार। तो ये चारों हैं दोस्तों, इस तरीके से, है ना। क्यों? ये अंडमान निकोबार समूह और लक्षद्वीप वाला इंडो बर्मन में आ जाता है। ठीक है, और पूर्वी हिमालय भी है, पश्चिम घाट भी है। तो भारत में जैव विविधता तप्त स्थल हैं 3, जबकि क्षेत्र वाइज पूछें तो 4 पड़ते हैं। ठीक है, तो देखिए जैव विविधता तप्त स्थल कितने हो गए? 34 पूरे वर्ल्ड में। ठीक है, हाल ही में पाई गई प्रजाति दुनिया में सबसे छोटे प्राइमेट्स में से एक है। जो सबसे छोटे जीव पाए जाते हैं उनमें से ये एक है दोस्तों। इसकी लंबाई नाक से पूंछ तक, जो माउस लेमुर है उसकी लंबाई 26 सेंटीमीटर है, 10.2 इंच, और इसका वजन है 60 ग्राम। इसका वजन कितना है दोस्तों? 60 ग्राम। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं, तो देखिए इसे माइक्रोसेबस जोनाई का नाम दिया गया है। दोस्तों ये माउस लेमुर है, इसे क्या कहा जाता है? माइक्रोसेबस जोनाई। मेडागास्कर में सभी माउस लेमुर प्रजातियों का लगभग 1/3 यानी 31% अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ गंभीर रूप से लुप्त प्राय श्रेणी में आ गया है। जो माउस लेमुर है मेडागास्कर में, उसमें से करीब 31% क्या है दोस्तों? क्रिटिकली एंडेंजर्ड यानी गंभीर रूप से लुप्त प्राय जीवों में आ गया है, IUCN की लिस्ट में। ठीक है, इंटरनेशनल कंजर्वेशन यूनियन IUCN कंजर्वेशन नेचर। तो IUCN की लिस्ट में ये क्या है? गंभीर रूप से लुप्त प्राय जीवों में आ गया है माउस लेमुर। ये आपको ध्यान रखना है, इस वजह से चर्चा में। आगे हम बात करते हैं, तो देखिए ये छोटे शरीर वाला सर्वभक्षी निशाचर प्राइमेट माइक्रोसेबस वर्ग से संबंधित है। ठीक है, आगे बात करते हैं संकट, प्राकृतिक आवास के नुकसान और इनसे संबंधित क्षेत्र में भूमि के उपयोग में लगातार परिवर्तन इनकी विलुप्ति के कारण बनते जा रहे हैं। दोस्तों हो क्या रहा है यहाँ पर प्राकृतिक आवास को नुकसान हो रहा है। यहाँ पर लगातार जो जलवायु परिवर्तन है वो चेंज होता जा रहा है, इस वजह से ये विलुप्त, गंभीर रूप से विलुप्त प्राय है। पूछा जाएगा आपसे। नेक्स्ट बात करते हैं पवन हंस हेलीकॉप्टर सेवा। पवन हंस हेलीकॉप्टर सेवा का अभी इनॉग्रेशन कहाँ से किया गया है दोस्तों? ये किया गया उत्तराखंड से। ठीक है, इसमें पवन हंस सेवा के अंतर्गत जो लोग हैं, ये प्राइवेट कंपनी है पवन हंस हेलीकॉप्टर सर्विस। ठीक है, इसमें जो लोग हैं जो भाई हवाई यात्रा करना चाहते हैं, और इसमें समय को बचाने के लिए किया गया है मेन रूप से। ठीक है, और केंद्रीय नगर विमानन मंत्री कौन है दोस्तों? हरदीप सिंह पुरी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, आपसे पूछ लिया जाएगा केंद्रीय नगर विमानन मंत्री कौन है? हरदीप सिंह पुरी। ठीक है, काफ़ी देर हो गया लगातार बोलते हुए, तो वर्ड थोड़े से गलत भी बोल जाते हैं कई बार। तो देखिए उड़ान योजना के तहत ये किया गया है। उड़ान का फुल फॉर्म क्या है दोस्तों? उड़े देश का आम नागरिक। कब आई थी दोस्तों उड़ान स्कीम? 2016। तो इतना ही यहाँ से आपको ध्यान रखना है। अच्छा, इसके तहत देखिए ये जगह भी आपको ध्यान रखनी है। देखिए इस यहाँ से ये सेवा देहरादून, नई टिहरी डिस्ट्रिक्ट है दोस्तों, वहाँ पर नई टिहरी, श्रीनगर, उत्तराखंड में श्रीनगर भी है,
और गोचर के बीच हवाई संपर्क स्थापित करने के लिए ये किया गया है, जहां 20 से 25 मिनट के समय में आपको एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचा दिया जाएगा। अन्यथा यहाँ पर दिक्कत क्या थी दोस्तों, 5-5 घंटे लग जाते थे, क्योंकि पहाड़ी क्षेत्र है, काफ़ी समय लगता था। नेक्स्ट हम बात करते हैं इंडो इस्लामिक कल्चरल फाउंडेशन। इंडो इस्लामिक कल्चरल फाउंडेशन, ठीक है। तो देखिए, उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार अयोध्या में मस्जिद के निर्माण के लिए एक ट्रस्ट बनाने की घोषणा की है। इस ट्रस्ट को इंडो इस्लामिक कल्चरल फाउंडेशन नाम दिया गया है। तो दोस्तों, आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि जो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है, सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड है, इस्लामिक वक्फ बोर्ड है, उसको निर्देश दिया कि भाई आप ट्रस्ट बना सकते हो। तो इन्होंने ट्रस्ट बनाया है। ट्रस्ट में क्या है दोस्तों, अब काफ़ी पैसा आएगा, मुस्लिमों का बहुत ज़्यादा डोनेशन आएगा। तो यहाँ पर क्या किया गया है, ट्रस्ट बना करके मस्जिद बनाई जाएगी अयोध्या में। भाई जहाँ पर राम मंदिर की जगह थी वहाँ पर तो राम मंदिर ट्रस्ट बन ही गया है, ठीक है। और ये कहाँ पर बनाया जा रहा है दोस्तों, ये वहाँ से काफ़ी दूर है, अयोध्या डिस्ट्रिक्ट में ही है वैसे तो इस ट्रस्ट का नाम इंडो इस्लामिक कल्चरल फाउंडेशन रखा गया। तो आपसे पूछा जाएगा इंडो इस्लामिक कल्चरल फाउंडेशन किससे संबंधित है, तो अयोध्या मस्जिद निर्माण से। आगे हम बात करते हैं, ये काफ़ी बड़ा मैटर है दोस्तों, अच्छे से समझना, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। आधिकारिक सूचना के अनुसार सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मस्जिद के लिए रोनाही क्षेत्र के धन्नीपुर गांव में आवंटित की गई 5 एकड़ भूमि को स्वीकार कर लिया है। तो आपसे पूछा जाएगा कि भाई मंदिर तो वहीं पर बन रहा है दोस्तों अयोध्या में, बाकी मस्जिद के लिए जो भूमि डोनेट की गई थी यूपी सरकार के द्वारा, वो कहाँ पर, रोनाही क्षेत्र है, धन्नीपुर गांव में मस्जिद बनेगी, ठीक है। इस फाउंडेशन के अंतर्गत कुल 15 सदस्य होंगे। कितने होंगे, इस्लामिक जो फाउंडेशन बनाया गया है उसमें दोस्तों 15 सदस्य, इतना आपको यहाँ से ध्यान रखना है। आगे हम बात करते हैं, तो क्या बात करेंगे दोस्तों, आश्रय आइसोलेशन प्रणाली। तो दोस्तों, आइसोलेशन की समस्या से जो कोविड-19 कारण जिन लोगों को आइसोलेट किया जाता है, उस समस्या के कारण आश्रय नामक आइसोलेशन प्रणाली शुरू की है। तो देखिए, वर्तमान कोरोना वायरस कोविड-19 महामारी भारत समेत विश्व के लगभग सभी देशों में तेजी से प्रसारित हो रही है और वायरस के संक्रमित लोगों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। ऐसे में संक्रमित रोगियों के लिए आवश्यक बिस्तर बेड उपलब्ध कराना चुनौतीपूर्ण हो रहा है। ये आपको पता ही है, सारी बातें आपको समझ में आ ही रही होंगी। ऐसे में पुणे स्थित डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी डायट ने कोविड-19 से मुकाबला करने के लिए आश्रय नाम से एक मेडिकल बेड आइसोलेशन प्रणाली विकसित की है, ठीक है। तो ये कोविड-19 के पेशेंट को आइसोलेट करने के लिए पुणे स्थित डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी डाइट उसने ये काम किया है। आगे हम बात करते हैं महात्मा गांधी और मार्टिन लूथर किंग जूनियर की विरासत को बढ़ावा देने के लिए। एक तो महात्मा गांधी जी भारत के, और एक अमेरिकी काफ़ी सुधारक थे दोस्तों, समाज सुधारक, सोशल एक्टिविस्ट थे, जिनका नाम मार्टिन लूथर है। उनके लिए क्या किया गया है दोस्तों, विधेयक पारित किया गया है। कहाँ पर, अमेरिकी संसद में, अमेरिकी कांग्रेस की, वहाँ की संसद क्या नाम है, कांग्रेस की विदेशी मामलों की एक समिति ने हाल ही में महात्मा गांधी और मार्टिन लूथर किंग की विरासत को बढ़ावा देने के लिए एक विधेयक पारित किया है। यह आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, तो नेक्स्ट बात करते हैं हम सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार। तो दोस्तों, अभी हाल ही में गवर्नमेंट ने घोषणा की है कि भारत सरकार है जो आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में जो लोग उत्कृष्टता दिखाते हैं उनको कौन सा पुरस्कार देंगे, सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार, ठीक है। तो ये आपको यहाँ से ध्यान रखना है।
प्रत्येक वर्ष 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर इस पुरस्कार को आवंटित किया जाएगा। तो अब ये पुरस्कार कब दिया जाएगा दोस्तों? ये दिया जाएगा 23 जनवरी 2021 को। अब हम वक्फ बोर्ड के बारे में पूरा पढ़ेंगे दोस्तों, इस्लामिक वक्फ बोर्ड की बात करेंगे हम। तो देखिए, बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि शीर्षक मुकदमे में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने घोषणा की है कि अयोध्या मस्जिद बनाने के लिए एक ट्रस्ट का गठन किया जाएगा। ये मैं आपको बता ही चुका हूँ ऐसे, जिसमें कितने सदस्य होंगे? 15 सदस्य होंगे। देखिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं वक्फ होता क्या है। तो देखिए, धार्मिक और धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए भगवान के नाम पर दी गई संपत्ति को वक्फ कहा जाता है। यानी धर्म के नाम पर जो संपत्ति डोनेट की जाती है उसे मुस्लिम धर्म में क्या कहते हैं? वक्फ। आगे हम बात करते हैं वक्फ के बारे में। यदि आप यूपीएससी दे रहे हो तो ही इनको पढ़ना, क्योंकि ये वहाँ पर पूछे जाएंगे 100%। तो देखिए, कानूनी रूप से वक्फ मुस्लिम कानून द्वारा पवित्र धार्मिक या धर्मार्थ के रूप में मान्यता प्राप्त किसी भी उद्देश्य के लिए किसी भी चल या अचल संपत्ति के इस्लाम को स्वीकार करने वाले व्यक्ति द्वारा स्थायी अर्पण है। दोस्तों, वक्फ क्या है? कानूनी रूप से मुस्लिम कानून द्वारा पवित्र या धर्म के लिए जो भी डोनेशन दिया जाता है उसे क्या कहा जाता है? वक्फ कहा जाता है। आगे बात करते हैं, एक वक्फ का निर्माण एक विलेख या उपकरण के माध्यम से किया जा सकता है या एक संपत्ति का वक्फ माना जा सकता है यदि इसका उपयोग लंबे समय तक धार्मिक या धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए किया गया हो। यानी बात वही आई है निकल के यहाँ से कि वक्फ या तो विलेख या उपकरण के माध्यम से बनाया जा सकता है और इसमें कोई भी धार्मिक धर्म के नाम पर पैसे वगैरह डोनेट कर सकता है, कोई उपकरण भी डोनेट कर सकता है। ये सारी बातें हैं। अब हम बात करते हैं, तो देखिए यहाँ पर बात बताई गई है कि एक गैर मुस्लिम भी एक वक्फ बना सकता है, किंतु व्यक्ति को इस्लाम को स्वीकार करना होगा और वक्फ बनाने का उद्देश्य इस्लाम में होना चाहिए। कोई भी धर्म का व्यक्ति है जो वक्फ बना सकता है, यानी वक्फ बना करके और वो डोनेशन मांग सकता है, लेकिन उसका उद्देश्य इस्लामी होना चाहिए और जो भी व्यक्ति वक्फ बना रहा है उसको इस्लाम धर्म अपनाना पड़ेगा, गैर मुस्लिम है तो। ठीक है। प्रत्येक वक्फ को वक्फ अधिनियम 1995 द्वारा शासित किया जाता है। आपसे ये भी पूछा जाएगा वक्फ अधिनियम कब का है, क्योंकि अभी चर्चा में आ गया इसलिए, तो 1995 का है। ठीक है, तो आगे हम बात करते हैं, 2 पॉइंट और हैं। तो देखिए, इस अधिनियम के तहत एक सर्वेक्षण आयुक्त स्थानीय जांच गवाहों को बुलाकर और सार्वजनिक दस्तावेजों की मांग करके वक्फ के रूप में घोषित संपत्ति को सूचीबद्ध करता है। इसमें दोस्तों एक क्या होता है, एक कमिश्नर बनाया जाता है और वो स्थानीय जांच और गवाहों को बुलाकर संपत्ति के बारे में पूरी जांच करता है और उसे सूचीबद्ध करता है। वक्फ का प्रबंधन एक मुतावली द्वारा किया जाता है जो एक विशेष पर्यवेक्षक के रूप में कार्य करता है, जो वहाँ पर विशेष इन्वेस्टिगेटर के रूप में जो काम करता है उसे क्या नाम दिया जाता है दोस्तों, मुतावली। ठीक है, तो और भारतीय ट्रस्ट अधिनियम कब का है दोस्तों, 1882, इसी के तहत ये स्थापित किया जाता है। वक्फ बोर्ड की संरचना की बात करते हैं दोस्तों, इसमें कितने 15 सदस्य होते हैं, एक अध्यक्ष होता है, राज्य सरकार द्वारा नामित 1 या 2 सदस्य होते हैं, मुस्लिम विधायक एवं संसद भी इसके सदस्य बनते हैं, राज्य बार काउंसिल के मुस्लिम सदस्य भी होते हैं और इस्लामी धर्मशास्त्र के मान्यता प्राप्त विद्वान भी होते हैं और वक्फों के मुतावली होते हैं दोस्तों। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट खबर है, नेक्स्ट भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इंटरनेशनल थर्मोन्यूक्लियर एक्सपेरिमेंट रिएक्टर, इंटरनेशनल थर्मोन्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है ये क्या है दोस्तों, संलयन अभिक्रिया के लिए है। किसके लिए है, संलयन अभिक्रिया। अच्छा, संलयन अभिक्रिया पर परमाणु वो हाइड्रोजन बम होता है,
और सूर्य में भी कौन सी अभिक्रिया होती है दोस्तों? संलयन अभिक्रिया होती है, ठीक है, जिसमें हाइड्रोजन के जो समस्थानिक होते हैं ड्यूटेरियम और ट्राइटियम, ये दोनों मिलकर के हीलियम का निर्माण करते हैं, ठीक है। तो संलयन अभिक्रिया आपसे पूछी जा सकती है। तो देखिए हम बात करते हैं, तो देखिए 14 वर्ष के बाद इंटरनेशनल थर्मो न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर ने अपने असेंबलिंग फेज में प्रवेश किया है। तो देखिए दोस्तों ये क्या है, एक प्रयोगात्मक टोकामक परमाणु संलयन रिएक्टर है जिसे दक्षिणी फ्रांस में बनाया जा रहा है। बस इतना ध्यान रखें कि भाई ये संलयन अभिक्रिया पर जो देखिए विखंडन अभिक्रिया से तो ऊर्जा उत्पन्न की जा रही है नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया द्वारा, लेकिन नाभिकीय संलयन अभिक्रिया के द्वारा ऊर्जा उत्पादित नहीं की जा रही है, केवल सूर्य में होती है और हाइड्रोजन बम भी नाभिकीय संलयन अभिक्रिया पर आधारित होते हैं, जबकि परमाणु बम नाभिकीय जो विखंडन अभिक्रिया उस पर आधारित होते हैं। तो दोस्तों अभी टोकामक परमाणु संलयन रिएक्टर कहाँ पर बनाया जा रहा है? टोकामक परमाणु संलयन रिएक्टर ये बनाया जा रहा है दक्षिणी फ्रांस में। आगे हम बात करते हैं दोस्तों अल्पाइन प्लांट। तो अल्पाइन प्लांट कहाँ पर लगाए जा रहे हैं? हिमालयी क्षेत्र में, ये आपको ध्यान रखना है। तो देखिए वैज्ञानिकों ने पहली बार मनाली हिमाचल प्रदेश के रोहतांग क्षेत्र में कुछ दुर्लभ एवं लुप्तप्राय प्रजातियों सहित अल्पाइन पौधों की लगभग 70 प्रजातियों की खोज की है हिमालयी क्षेत्र में, ठीक है। यहाँ से प्रमुख बिंदु आप देख लीजिए। तो देखिए रोहतांग राजमार्ग सहित रोहतांग के आसपास का क्षेत्र जंगली औषधीय फूलों से आच्छादित है। औषधीय जड़ी बूटियों में पिक्रोरिजा कुरोवा, देखिए ये औषधियाँ कई बार पूछ ली जाती हैं अच्छे एग्जाम में। पिक्रोरिजा कुरुआ, एक है एकोनिटम हेट्रोफाइलम, एक है रैयूम इमोडी, एक है दोस्तों बर्गेनिया स्ट्राइचेई, अचिलिया मल्लीफोलियम और रोडेडेंड्रोन एंथोपोगोन, और एक है दोस्तों एनिमोन ऑब्टुसिलोबा। तो ये औषधीय जड़ी बूटियाँ हैं यानी अल्पाइन है दोस्तों। ये जबरदस्त एग्जाम में आते हैं, छोटे एग्जाम में नहीं आएंगे, यूपीएससी और आरएएस इनमें जरूर पूछे जाएंगे। आगे हम बात करते हैं दोस्तों, तो नेक्स्ट खबर है मार्स 2020 मिशन की। तो दोस्तों ये नासा अभी मंगल ग्रह पर कौन सा मिशन भेज रही है? मार्स 2020, इतना आपको ध्यान रखना है। नासा कहाँ की अंतरिक्ष एजेंसी है दोस्तों? ये है अमेरिका की। आगे हम बात करते हैं तो एडीबी की भारत को आर्थिक सहायता। एडीबी भारत को क्या दे रहा है? कोविड-19 के कारण आर्थिक सहायता दे रहा है, और एडीबी ने बताया है कि ये पैसा जापान के द्वारा वित्त पोषित किया जाएगा। जापान एडीबी में जमा करेगा और एडीबी फिर भारत को देगा कोविड-19 के लिए। एडीबी की बात करते हैं तो एशियन डेवलपमेंट बैंक है, हेडक्वार्टर मनीला में। मनीला कहाँ है? फिलीपींस की राजधानी, और इसके अध्यक्ष अभी अशोकोवा है। स्थापना दिसंबर 1966 में हुई थी, ये आपको ध्यान रखना है, और 68 देश इसके सदस्य हैं। इतना आपको इसके बारे में जानना है। 22 करोड़ रुपए दिए जाएंगे भारत को। तो देखिए दोस्तों रजत भाटिया ने संन्यास ले लिया है, जो किससे? प्रथम श्रेणी क्रिकेट से थे। तो दोस्तों ये था एक तो 30 जुलाई 31 जुलाई और 1 अगस्त का करंट अफेयर्स। बहुत ज़बरदस्त है दोस्तों, मैटर पूरा है, केवल करंट ही नहीं आपकी साइड की भी जो चर्चित मुद्दे हैं वो सारे क्लियर होते हैं करंट से। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, वीडियो को पूरा देखो करो। आपकी नॉलेज चहुमुखी डेवलपमेंट होगा दोस्तों आपकी नॉलेज में। आपका हर सब्जेक्ट, साइंस है, आपका एनवायरनमेंट है, आपकी इंडियन जीके है, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी सारी क्लियर होंगी दोस्तों। ये सारी चीज़ें आपकी यहाँ से क्लियर होंगी और चर्चित मुद्दों से ही दोस्तों क्वेश्चन आते हैं। इसलिए एग्जाम में आपको बाकी भी पढ़ा रहा हूँ मैं,
एग्जाम में आपको 70% करंट से देखने को मिलेगा, तो इसको हल्के मत लेना, बेहतरीन तरीके से अध्ययन करना। यूपीएससी के स्टूडेंट तो 80% तक इस पर निर्भर रहते हैं। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद जय भारत।